बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस टेबल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706, इसका पेपर 1 करने जा रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। अगर आप क्रैचिंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर ये फोल्डर होगा, उस फोल्डर में लेक्चर्स आ रहे होंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच रेशो विल हेल्प अ बिजनेस असेस इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट्स। कि कौन सी रेशो ऐसी है कि अगर इमीडिएट आपको कैश रिक्वायरमेंट्स हों तो वो रेशो आपको बताएगी कि आप अगर इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट्स है तो उसकी क्या पोजीशन है। देखिए, एक्सपेंस टू रेवेन्यू, अब ये जो रेशो है ये तो आपको एक्सपेंस और रेवेन्यू का लिंक बताती है। अलबत्ता ये बी आप देख रहे होंगे लिक्विड, जिसे एसेट टेस्ट रेशो कहते हैं। इसका फार्मूला ये होता है कि लिक्विड एसेट्स को आप ऊपर रख लेते हैं और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? नॉर्मली जो है ट्रेड रिसीवेबल आपका हो गया, आपका बैंक हो गया, कैश आपका हो गया। इसमें से इन्वेंट्री को हम माइनस, नॉर्मली जितने करंट एसेट्स होते हैं उसमें से अगर हम इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो बाकी जो बचता है वो लिक्विड एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो कैश में फौरी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो और उसका करंट लायबिलिटी से कंपेयर कर देखते हैं कि अगर करंट लायबिलिटी जो भी हमें पे ऑफ करनी है, अगर हमें पे ऑफ करनी है तो फौरी तौर पे हम इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वो रेशो जो आपको इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती है वो फिर लिक्विडिटी, और इसे एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं, लिक्विड रेशो भी इसको कहते हैं। तो ये जो बी पार्ट है आपका, बी चॉइस है आपकी, वो फिर राइट चॉइस है। सी कहता है नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर। ये तो आपको बताती है कि नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर के उसके रिजल्ट के अंदर कितना टर्नओवर आ रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड तो फिर आपको ये बताता है कि कैपिटल जो आपने बिजनेस में इम्प्लाइड किया है उस पर रिटर्न क्या मिल रहा है। तो ये तीनों जो हैं वो इनकरेक्ट चॉइसेस हैं। ए सी डी राइट चॉइस आपकी बी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ बिजनेस वाज अवेलेबल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कि एक फाइनेंशियल ईयर जो था उसके एंड पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपको पता है आपका करंट एसेट्स है। बैंक, देखिए बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। जब भी बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो तो याद रखिएगा ये बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करता है और ये करंट लायबिलिटी होती है। ट्रेड रिसीवेबल, वो पैसा जो आपको कस्टमर से रिसीव करना है, आपका करंट एसेट्स हो गया। ट्रेड पेएबल, वो जो माल आपने बेचने के लिए खरीदा जिन सप्लायर से उनको पेमेंट करनी है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। रेंट रिसीवेबल इन एरियर्स का मकसद है कि रेंट किराया जो है आपको इन एरियर्स मिलता है। एरियर्स का मकसद है कि ड्यू हो जाता है, उसके बाद वो पैसा आपको मिलता है, लेकिन है ये आपका करंट एसेट्स क्योंकि यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम योर टेनेंट। देयर इज आल्सो ए 5-year बैंक लोन ऑफ $20,000 रीपेएबल इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। के 5 years का एक बैंक लोन है। नॉर्मली जो मोर देन 1 year की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं कि आपको 1 साल के बाद जो लाइबिलिटीज़ पे करनी होती हैं वो फिर नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती हैं। लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी का वो पोर्शन जो विद इन ए ईयर आपको पे करना हो वो फिर करंट लाइबिलिटी आपकी कहलाती है। तो ये क्योंकि 5 years का बैंक लोन है तो हर साल जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है आपकी वो फिर करंट लाइबिलिटी है। $20,000 है। अगर मैं $20,000 को डिवाइड कर दूँ 5 से तो पर ईयर जो है 4,000 बनता है। ये 4,000 हर साल की करंट लायबिलिटी होगी, इसको याद रखिएगा। देयर इज अ टेक्निकल पॉइंट कि नॉन करंट लायबिलिटी का वो पोर्शन जो आपको विद इन अ ईयर पे करना है वो करंट लायबिलिटी कहलाता है। तो वो आप निकाल लें ताकि आपको करंट लायबिलिटी पता चल जाए। व्हाट वाज द करंट रेशो, ये बताएं कि करंट रेशो क्या है। तो करंट रेशो का फार्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। कि करंट एसेट्स हैं कितने, मैंने आपको बताया। करंट एसेट्स $20,000 का है, ये देख लें, इसको आप लिख लें। ये 35,000 करंट एसेट्स हैं, इसमें ये प्लस कर लें। और ये जो 3,000 जो रेंट रिसीवेबल इन एरियर्स है इसको प्लस कर लें। तो ये 58,000 बनते हैं जो करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटी क्या है? ये 8,400 आप देख रहे हैं क्रेडिट, ये करंट लायबिलिटी है। ये 15,000 की करंट लायबिलिटी है और उसके बाद ये जो 4,000 जो मैंने निकाला है ये करंट लायबिलिटी है। इन तीनों को जमा करें 27,400 बनता है।
इसको नीचे लिख दें, 58,000 को डिवाइड करें 27,400 से, यू गेट 2.116। 2.116 का मकसद है 2.12:1, यानी ₹1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास 2.12 रुपये और डॉलर आपके पास मौजूद हैं। और कहता है कि इसमें चॉइस देखें, पहले के अंदर इसमें चॉइस आपको ए दी हुई है 2.12, यही हमने निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की जो राइट चॉइस है आपकी वो फिर ए चॉइस बनती है, कैलकुलेशन से आपने निकाला, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तीनों फिर इनकरेक्ट हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 21 में आया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेज इट्स प्रोडक्शन एम्प्लॉइज बेसिक वेजेस एट द सेम आर्ली रेट, के बेसिक जो वेजेस वो पे करती है वो सेम आर्ली रेट, कोई भी एक रेट है उसके हिसाब से पे करती है एवरी वीक, हर वीक पे। इट आल्सो पेज देम ए बोनस बेस्ड ऑन अचीविंग प्रोडक्शन टारगेट, के बोनस भी वो पे करती है और बेस्ट, लेकिन उसका मसला ये है कि अगर आप प्रोडक्शन टारगेट जो है वो लेबर अचीव कर लेगी तो फिर उसको बोनस मिलेगा। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉस्ट इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, किस किस्म की कौन से कॉस्ट की एग्जाम्पल है जो ये दी हुई है। तो देखें, इसमें एक तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मकसद है कि अगर एम्प्लॉइज आके काम करेंगे तो फिर उनको वीकली रेट मिलेगा, अगर वो काम नहीं करेंगे, उनकी जो टाइम शीट है उसमें वो नहीं आ रहे हैं तो उनको ये पेमेंट नहीं होगी। तो प्योर वेरिएबल है कि वो आएंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें एक कॉस्ट ऐसी भी है कि जो सब्जेक्ट टू है प्रोडक्शन टारगेट अचीव करने के ऊपर। तो इस किस्म की कॉस्ट जो वेरिएबल है लेकिन वो रिलेट करती है कि उसके अंदर मजीद पैसे आ जाएंगे, और सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन टारगेट हो तो याद रखिएगा उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, कि वो प्योर वेरिएबल भी नहीं है, सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल इसलिए हो गई, फिक्स भी नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है कि जो उनकी जो बेसिक जो वेजेस है वो मिलेगी, वो आएंगे तो बेसिक वेजेस मिलेगी, और वो आ रहे होंगे तो टारगेट अचीव होगा। तो ये दोनों लिंक हैं एक दूसरे के साथ। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो तो फिर याद रखिएगा कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट तो नहीं है ये। इसको काट दें, सेमी वेरिएबल आपकी बी चॉइस के अंदर दिया हुआ है, ये राइट चॉइस है आपकी। सी स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट क्या होती है? स्टेप कॉस्ट का मकसद ये होता है कि विद इन सर्टेन एक कोई एक्टिविटी है उसके अंदर कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। से फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल कि इन प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चल रहा है, कोई वुड वर्किंग का वर्कशॉप है, वुड वर्किंग की वर्कशॉप के अंदर अगर हम मिसाल के तौर पे 5000 चेयर्स बनाते हैं तो 5000 चेयर्स बनाने तक हमारी जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही हम 5000 चेयर के बाद अगर नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं कि इससे आगे, तो हो सकता है हमें कुछ प्रोडक्शन मशीनरी ख़रीदनी पड़े, हमें अपने वर्कशॉप को बढ़ाना पड़ेगी, हम रखेंगे कहाँ उन चेयर्स को। तो एक सर्टेन लेवल के ऊपर जो एक्टिविटी है उसके अंदर अगर कॉस्ट आपकी एक फिक्स है तो उसे स्टेप कॉस्ट कहते हैं। और अगर सर्टेन उस एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी पे जाके वो कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो फिर इसको कहते हैं कि एक्टिविटी सर्टेन रेंज से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसे स्टेप कॉस्ट कहते हैं। और वेरिएबल तो आपको पता ही है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करती है कि वो अगर काम होगा तो फिर होगी वो कॉस्ट, अगर काम नहीं होगा तो फिर नहीं होगी। डायरेक्ट लेबर जिसे हम कहते हैं, एक्सेलेंट एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट की आपकी। डायरेक्ट मटेरियल है कि प्रोडक्शन होगी तो आपको चाहिए, मटेरियल ना करें प्रोडक्शन तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेंट, लेकिन प्रीमिसेस का जो रेंट है वो आपको पे करना ही करना है, तो वो फिक्स कॉस्ट होती है चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपने देखा कि जो राइट चॉइस है आपकी वो बी चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 22 के 21 आपका ये हो गया। 22 में आते हैं, कंपनी रिसीव्स द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इनटू इन्वेंट्री, कि कंपनी ने ये यूनिट्स जो हैं वो रिसीव करे अपनी इन्वेंट्री के अंदर। यूनिट्स 120 यूनिट्स हैं, $38 के हिसाब से, 4560 के। 100 यूनिट्स हैं $40 के हिसाब से, और कॉस्ट बनती है उसकी $4000, और 60 यूनिट्स उसने 40, यानी देख रहे हैं यूनिट कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है एक्चुअली। कहता है इट देन इशूड 240 यूनिट्स, इसने 240 यूनिट्स जो है वो इशू कर दी है। इन्वेंट्री इज वैल्यूड यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज मेथड एवरेज के हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से कंपनी वैल्यू करती है अपनी इन्वेंट्री को।
व्हाट वाज द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के क्लोजिंग वैल्यू इन्वेंट्री की क्या है। तो देखिए जब भी ऐसा हो आपका, क्योंकि इसमें तो इसने 3 इन्वेंट्रीज दी हुई है, तो आप इन तीनों को पहले तो प्लस कर लें। ये 4560 प्लस 4000 तो ये बनता है 8560 और इसके अंदर ये मज़ीद प्लस करते हैं 2640 तो ये बनते हैं 11,200। यानी टोटल कॉस्ट जो इन्वेंट्री की है वो $11,200 है। और यूनिट्स कितने हैं, 120 के अंदर 100 को प्लस करें तो 220 हो गए, और इसमें 60 ऐड कर लें तो 280 हो गए। तो 280 यूनिट्स हैं जिसकी कॉस्ट है 11,200। अगर 11,200 को मैं डिवाइड कर दूं 280 से, तो ये $40 का रेट मेरे पास आ जाता है, $40 पर यूनिट। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, नॉर्मली इसमें अगर हमें बीच में कोई आइटम इशू हुआ होता तो फिर हम हर लेवल के ऊपर वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। तरीका जैसे ये 8560 देख रहे हैं, इसको फिर मैं डिवाइड 220 से करता, लेकिन क्योंकि ये आखिर के अंदर यूनिट्स इशू हो रहे हैं तो मैंने क्या करा, मैंने इन सबको प्लस करके टोटल यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। अब ये 240 यूनिट्स इशू हो गए, मेरे पास थे कितने यूनिट्स, 280 यूनिट्स थे। 280 में से 240 मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास बची कितनी इन्वेंट्री है, 40 यूनिट्स बची है मेरे पास। और 40 यूनिट्स को $40 का ही रेट है मेरा, इसको मैं निकालता हूँ मल्टीप्लाई करके तो $1,600 मेरे पास आते हैं एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। क्योंकि एक्चुअली मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट $40 पर यूनिट आई है और 240 यूनिट्स मैंने इशू कर दिए, 280 मेरे पास थे, 40 यूनिट्स मेरे पास बचे। इस 40 यूनिट्स को मैंने $40 पर यूनिट जो वेटेड एवरेज कॉस्ट देख रहे होंगे आप, मैंने निकाली है। तो ये निकालने के बाद में जब आई इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1600 आ गया। ये 1600 आप देख रहे हैं कि सी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है, तो यू कैन सेफली से कि आपकी सी चॉइस जो है वो राइट है। इसमें जो कंसेप्ट है समझने का वो वेटेड एवरेज कॉस्ट है, आसान तरीका है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है इसकी कि सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट आप निकाल लें पर यूनिट। वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है कि जितनी इन्वेंट्री डिफरेंट डेट्स के अंदर आई है इसकी कॉस्ट को प्लस कर दें और टोटल यूनिट्स डिवाइड करके उससे डिवाइड कर लें, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप देख लें कि कितने यूनिट्स इशू हो गए और टोटल थे कितने पास, उसमें से उसको माइनस करते हैं, जो रिमेनिंग बाकी बचे हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपके पास रेट आया है, तो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपने देखा सी चॉइस की आपकी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, द बजटेड डेटा ऑफ एन लिमिटेड इज एज फॉलोज के बजटेड डेटा एन लिमिटेड का ये है, प्रोडक्शन लेवल्स दिया हुआ है, कहता है 15,000 यूनिट्स अगर बनाती है कंपनी तो टोटल कॉस्ट $406,000 आती है। और लेकिन अगर वो 25,000 यूनिट्स, अभी मैं स्टेप कॉस्ट आपको बता कर आ रहा हूँ, और स्टेप कॉस्ट का मकसद है कि एक सर्टेन लेवल के ऊपर कॉस्ट आपकी एक सर्टेन लेवल के ऊपर कॉस्ट एक फिक्स है कि वो इतनी कॉस्ट आएगी, फिक्स प्लस वेरिएबल, उसके अंदर टोटल इतनी कॉस्ट लगेगी। लेकिन जैसे ही आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पे 15,000 से 25,000 यूनिट्स जब ये कर रहे हैं तो फिर कॉस्ट आप देख रहे हैं बढ़ रही है। कहता है व्हाट इज द बजटेड फिक्स कॉस्ट, ये बताएं कि बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो जब भी इसका आए तो इसका एक मेथड होता है हाई लो मेथड। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हाई लो मेथड कहते हैं। हाई लो मेथड से ना सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है, फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सर्टेन लेवल के ऊपर क्या करेगी, उसका रेट फिक्स होता है। ये प्रिंसिपल आप जहन के अंदर रखिएगा कि अगर प्रोडक्शन की एक्टिविटी लेवल चेंज भी हो रहा है तो भी जो वेरिएबल कॉस्ट का जो रेट है वो सेम रहेगा। उसे निकालने का तरीका क्या है कि जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, आप उसको जैसे $546,000 माइनस 406, हाई में से लो को माइनस कर दें। हाई कॉस्ट कितनी है, $546,000 और लो कॉस्ट कितनी है आपकी 406,000। इसी तरीके से यूनिट्स को भी कर लें कि 25,000 यूनिट्स ये हैं, 546,000 की जो कॉस्ट लग रही है माइनस कर दें इसमें से 15,000 यूनिट्स। अब आप देखें $546,000 में से मैं अगर $406,000 माइनस करूं तो मेरे पास $140,000 आता है।
$140,000 और इसके नीचे ये आ जाएगा 10,000, क्योंकि 25 में से 15 को माइनस किया तो 10,000 आ गया। तो $140,000 को अगर मैं 10,000 से डिवाइड कर दूं तो 14 पर यूनिट, $14 पर यूनिट जो है एक्चुअली ये वेरिएबल कॉस्ट है आपकी। क्या है ये? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब आप ये निकाल लें एक दफ़ा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ज़िंदगी आसान है। आपकी समझ आ गई हाई लो मेथड क्या होता है? हाई लो मेथड का मकसद है कि हाई कॉस्ट में से लो कॉस्ट को माइनस कर दें, हाई यूनिट्स में से लो यूनिट्स को माइनस कर दें, डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें। ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। जब ये आप निकाल लें तो सुकून के साथ ज़िंदगी अब आपकी आसान है। ये पर यूनिट को आप किसी भी लेवल के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे 15,000 यूनिट्स का ये 14 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 210,000 ये वेरिएबल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट कितनी है इस एक्टिविटी पे? 406,000। ये देख रहे हैं आप। तो टोटल कॉस्ट में से ये फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है कि टोटल कॉस्ट $406,000 है। इसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट जो मैंने निकाली मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा भाई? $406,000 में से माइनस कर दें $210,000 तो $196,000 बचता है। ये $196,000 आप देखें ए चॉइस में आपको, इसका मकसद है फिक्स कॉस्ट आपकी 196,000 है। तो 23 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी वो ए चॉइस हुई। मैं आपको इस एग्जांपल को और बढ़ा के बताता हूँ। आपने इस पे देख लिया ना फिक्स कॉस्ट, इस $25,000 पे निकालते हैं। हमने अभी 15,000 पे निकाला था, 25,000 में निकालेंगे, देखिए यही आएगा। $25,000 का मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 14 रेट आया था ना आपका। अब ये 25,000 का 14 से मैंने करा, देखिए 350,000 आ गया। ये वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, इस लेवल के ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है? $546,000। तो $546,000 में से माइनस कर दें $350,000 जो वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली। देखिए वही 196,000। द सेम प्रिंसिपल 190, चाहे आप इस पे अप्लाई करें, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल कॉस्ट अकाउंटिंग का सेम है। ये हाई लो मेथड से आप क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं जो चेंज नहीं होती। आपने देखा कि मैंने 15,000 एक्टिविटी के ऊपर भी जब इसको अप्लाई किया तो 15,000 एक्टिविटी जो थी उस पर टोटल कॉस्ट 406,000 थी। मैंने 15,000 पे वेरिएबल का रेट निकाल के वेरिएबल कॉस्ट निकाली, तो मेरे पास $210,000 बची थी। टोटल में से जब मैंने इसको निकाला तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। फिर इसी को मैंने दोबारा चेंज करा, मैंने अब फिर किस पे निकाला? मैंने 25,000 यूनिट्स के ऊपर इसको इस रेट को लगाया, तो मेरी 25,000 यूनिट्स के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो $350,000 आई। और इस एक्टिविटी के लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट थी $546,000। ये देख रहे हैं $546,000। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, जो वेरिएबल थी, तो फिक्स कॉस्ट देखें वही 196,000। तो आप प्रिंसिपल जहन के अंदर रखिएगा। अगर प्रिंसिपल आपके जहन में है तो फिर ज़िंदगी आसान है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल होगी। तो 23 के अंदर हमने देखा कि ये चॉइस हमारी राइट चॉइस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो बार बार आपको हेल्प करेगा, तो याद रखिएगा इसको। इन मार्च a company's overhead absorption rate was $2 per machine hour। के मार्च के अंदर एक कंपनी का जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट था वो $2 पर मशीन आवर था। इन अप्रैल दिस रेट इंक्रीज, ये रेट इंक्रीज हो गया। what had increase in April causing the change in the overhead absorption rate? What had increase in April causing the change? कि क्या वजह थी, ये चेंज क्यों हुआ? इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये चेंज आया? देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेट निकालते हैं कैसे। अगर आपको रेट निकालना नहीं आता तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर मशीन आवर से रेट निकला है तो इसका मकसद ये होगा कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसको ऊपर रखेंगे और मशीन आवर्स को नीचे रखेंगे। और ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कैसे आते हैं?
रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और रॉयल्टी, इन तीन चीज़ों को छोड़ के रॉयल्टी की पेमेंट हो गई, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, इन्हें हटा के मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी खर्चे होते हैं, लाइक इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, सुपरवाइज़र की सैलरी हो गई, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी का, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आती हैं। तो इसको हम ऊपर रखते हैं, मशीन आवर्स को नीचे रखते हैं। तो इसका मकसद है कि कॉस्ट हमारी जो है वो बढ़ी है। और कॉस्ट बढ़ने की रीज़न क्या होगी? नंबर एक कहता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर द फैक्ट्री, कि फैक्ट्री का इंश्योरेंस जो हमने पे करा, क्या ये वो उसकी वजह है? बिल्कुल उसकी वजह ये है, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं फैक्ट्री का, तो कॉस्ट बढ़ गई आपकी। जब कॉस्ट बढ़ी तो फिर रेट के अंदर चेंज आएगा, रेट भी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई तो रेट बढ़ गया। आर्ली रेट ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स, तो आर्ली रेट का ताल्लुक प्रोडक्शन वर्कर जो है डायरेक्ट लेबर से होता है, फैक्ट्री ओवरहेड से होता ही नहीं है, तो ये कट गया। नंबर ऑफ एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क अगर आपके ज़्यादा होंगे भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। रेट कैलकुलेट करने के लिए जो है वो फिर आप कॉस्टिंग ऊपर आती है आपकी। नंबर ऑफ बजटेड मशीन आवर्स जो हैं, ये तो कि आपने कितने कैलकुलेट किए थे, ये फिर आप नीचे रखते हैं। लेकिन नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन जो रेट है आपका, वो अगर चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने की जो अपेरेंट रीज़न ये होती है कि कॉस्ट जो है बढ़ गई है, फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ा है। और फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ने के लिए जो ए पार्ट है आपका 24 के अंदर, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर द फैक्ट्री, कि आपने इंश्योरेंस पे करा फैक्ट्री का, तो इसको फिर हम ये कहते हैं कि ये फिर वो वजह थी जिसकी वजह से अप्रैल के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो 24 के अंदर ए चॉइस आपकी राइट चॉइस है। लॉजिक मैंने आपको समझा दी, और यहीं पर इस लेक्चर को हम रोकते हैं, ताकि जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसको आप ध्यान से पढ़ें। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।